आज से हो रही है नई सीरीज की शुरुआत और जून सीरीज की शुरुआत करने के लिए फिर से दुनिया भर के बाजारों से है हल्की कमजोरी के संकेत। लेकिन पिछले दिनों के ट्रेंड के हिसाब से कमजोर खुलने के बाद आती है स्मार्ट रिकवरी। क्या आज भी वैसा ही ट्रेडिंग सेशन दिखेगा या फिर रहेगा दबाव? हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन और सीरीज के पहले सेशन में क्या करें आप, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बिल्कुल एक्शन पूरा बाजार पर होने वाला है, स्क्रीन पर होने वाला है। मई सीरीज की दमदार परफॉर्मेंस के बाद जून की सीरीज कैसी रहेगी, इस पर है हमारा पूरा फोकस। सर पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? दीप, देखिए ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो अमेरिकी बाजारों का एक्शन जो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर के तौर पर भारतीय बाजारों के लिए काम आता हुआ दिखेगा। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मिला जुला कारोबार रहा। निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी के बाद डाउ 35 अंक नीचे बंद हुआ है और नैस्डैक जैसे कि उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक करीबन 200 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। SGX निफ्टी थोड़ा नुकसान में है, 40-50 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उतना ही डाउ फ्यूचर्स भी नीचे है। एशियाई बाजारों का कारोबार मिला जुला है, कुछ बाजार ऊपर है तो कुछ नीचे, लेकिन ऐसा एशियाई बाजारों में पैनिक और बहुत गिरावट जैसा माहौल है नहीं। वोडाफोन, आइडिया, पेज इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गजों के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, लेकिन आज नतीजों के लिहाज से वीकेंड पर लंबा और बड़ा दिन है। निफ्टी की 4 कंपनियां और वायदा कारोबार की 5 कंपनियां पेश करेंगी अपने नतीजे, तो आप रहेंगे दिन भर बिजी। बिल्कुल दिन भर बिजी रहने वाले, क्योंकि आज नतीजों के लिए बड़ा दिन है। 2-3 दिन नतीजों की थोड़ी सुस्ती थी, बट कई सारे निफ्टी एफनो के नंबर्स हैं। कैश में तो भरपूर नंबर्स रोज के आ ही रहे हैं। नई सीरीज भी शुरू हो रही है सर, बट क्योंकि एक डेडलाइन आ रही है अमेरिका में, एक बार पहले उसकी भी बात कर लेते हैं। कल थोड़े एक संकेत आए थे कि शायद डील तैयार होने को है, हालांकि अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं आई है, बट बात चल रही है कि शायद डील ऑलमोस्ट रेडी है। बट फिर भी कुछ बड़े एक्शन हुए हैं। इंडेक्स पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 35 अंक नीचे डाउ बंद है, बट नीचे से अच्छा रिकवर हुआ। नैस्डैक 9 महीने की ऊंचाई पर है। डॉलर इंडेक्स उछला है सर। गोल्ड और क्रूड में बड़ी गिरावट आई है। सडनली काफी एक्शन हो गया ग्लोबल मार्केट्स में। एब्सोल्युटली, इक्विटी के सिवाय आपको लगभग सब जगह एक्शन दिख रहा है। इक्विटी में भी दीप नैस्डैक उम्मीद के मुताबिक एनवीडिया के जो नंबर्स हैं उसके बाद तेजी से बढ़ाई है, 200 पॉइंट ऊपर है। डाउ भले आपको 35 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी अच्छी हुई है। और एक्चुअली आज आपको S&P 500 देखना चाहिए, जहां पर 30 पॉइंट के आसपास की तेजी हुई है, जो ब्रॉडर मार्केट का आपको एक्शन दिखाता है। तो ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका में कोई खास दिक्कत वाला मामला था नहीं, और इसी वजह से आप देखिए एशियाई बाजारों में जो रुझान दिख रहा है, जापान ऊपर है, ताइवान ऊपर है, कोरिया ऊपर है, सिंगापुर ऊपर है। एक ये चीन और हांगकांग वाले अपने हिसाब से चलते हैं। हांगकांग तो 2% नीचे, वो उन्हीं की अपनी समस्याओं से है। बट अदरवाइज बाकी सारे बाजार मजबूत हैं। तो माफ कीजिएगा, आज बंद है हांगकांग, मेरे ख्याल से बंद है। हांगकांग कल की गिरावट है, तो हांगकांग आज बंद है। तो बाकी बाजारों का जहां तक सवाल है, ज़्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब रहा सवाल अमेरिकी बाजारों का, तो हल्की फुल्की गिरावट की कोई खास वजह ऐसी तो है नहीं कि जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार बहुत कमज़ोर हों या बहुत बढ़े। लेकिन हाँ, बाजार बंद होने के बाद जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं दीप, वो ये कि शायद अब बात जल्दी बनती हुई नजर आएगी आपको। कर्ज संकट की जो सीमा बढ़ानी, कर्ज संकट जो है और उसके लिए कर्ज की सीमा जो अमेरिका में बढ़नी है, उस पर बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज इस बात को लेकर हूँ दीप की बाजार बंद होने के बाद ये संकेत तो आ रहे हैं और मजबूती से ये सीमा बढ़ सकती है, इस बात की और इशारा भी करें। लेकिन डाउ फ्यूचर्स में अभी तक वो एक्शन आया नहीं है। हो सकता है अभी मिडनाइट है तो एक्शन थोड़ा सा कम हो, तो थोड़े समय बाद डाउ फ्यूचर पर नजर रखनी पड़नी चाहिए। अगर जो बाजार बंद होने के बाद जो वहां से संकेत आ रहे हैं कि ये 31 मई की डेडलाइन के पहले मामला सुलझ सकता है, और अगर उस तरह के संकेत मिलते हैं तो डाउ फ्यूचर्स आपको सुधरने के संकेत देगा और तब आपको ज्यादा बेहतर सिचुएशन दिखेगी। सो ओवरऑल ग्लोबल संकेत ठीक ही है और 4 हफ्तों से मामला ऐसे ही ढीला है। बात वही है दीप की, रोज थोड़ा करके नीचे ही जा रहे हैं, ज़्यादा मजबूती हो नहीं रही अमेरिका में। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि डाउ आपको 2-2.5 महीने के निचले स्तरों पर दिखेगा, नैस्डैक आपको 9 महीनों के ऊपरी स्तरों पर दिखेगा। तो दोनों इंडेक्स एक दाएं एक बाएं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उस तरह का मामला दिख रहा है। तो बस ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसे बड़े संकेत है नहीं। लेकिन हाँ, एक्शन थोड़ा सा बाकी सारी जगह, डॉलर इंडेक्स धीमे धीमे 102 से 104 के ऊपर निकल कर टिक रहा है। बाकी चीज़ों में भी थोड़ा बहुत एक्शन कमोडिटीज़ में गिरावट का बना ही है जी। बिल्कुल, तो कमोडिटीज़ में एक राहत है क्योंकि कच्चा तेल 3% गिरा है, सोना गिरा है। बेस मेटल्स में तो हम लगातार वीकनेस देख ही रहे हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत है, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। बट नज़र हमारे बाजार पर है। आज नई सीरीज़ पर आपकी राय लेनी है सर, बट कल शानदार रिकवरी हुई। जो एक्सपायरी डे मज़ा आता है वॉलेटिलिटी का, कल आखिरी घंटे में वो आते हुए दिखा और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी बाजार ने सर।
क्लोजिंग निफ्टी की बहुत अच्छी मानी जाएगी और दीप आखिरी 1.5 घंटे में जो एक्शन हुआ वो बेहद बेहतरीन था और एक्चुअली उसमें काफ़ी आई एम श्योर कि कॉल राइटर्स फंसे होंगे क्योंकि दिन के लोज पर अगर आप आखिरी 1.5 घंटे में प्रवेश करते हैं जहां से बाजार का मोमेंटम और मूड बनता बिगड़ता हुआ नजर आता है और दिन के हाई पॉइंट पर आप 1.5 घंटे में पूरे दिन भर की कमजोरी रिकवरी को कंप्लीट करके पहुंचते हैं तो ये बाजार में ताकत तो दिखाता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि कल तो एक्सपायरी थी, हाँ बात तो ठीक है एक्सपायरी तो थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिल रहा है और आप अच्छी एक रिकवरी के साथ बंद हो रहे हैं या फिर आप बहुत खराब बंद हो सकते हैं जैसा कि बैंक निफ्टी 43,400 तक पहुंचा भी 43,500 के नीचे बंद होते तो अब 43,675 के आसपास ऊपर बंद हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अरे उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन सोचो खराब क्या हो सकता था। तो बैंक निफ्टी की स्मार्ट रिकवरी, निफ्टी 18,300 के ऊपर बंद होना एक्सपायरी के दिन वो बढ़िया संकेत है, ताकत है इसमें कोई डाउट नहीं। और इस ताकत के पीछे एक ही वजह है दीप, कल भी आप देखिए कैश मार्केट में एफआईज और लोकल फंड्स दोनों की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है, छोटा है ठीक है, 600 करोड़ के करीबन करीबन एफआईज ने खरीदे हैं, 335 करोड़ के आसपास की लोकल फंड्स की खरीदारी है। सो आई थिंक जो फ्लो का सपोर्ट है, जो कैश में जो खरीदारी होती दिख रही कैश मार्केट में, मुझे लगता है वो बाजारों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट दे रही है। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात जो मेरे लिए वो ये है दीप कि आमतौर पर जब ग्लोबल सपोर्ट ना मिले तो एफआईज अपना हाथ रोक लेते हैं कि नहीं यार छोड़ो खरीदना नहीं, बाद में देखेंगे, एक बार अमेरिका का ट्रेंड क्लियर हो जाए। और अमेरिका का ट्रेंड वैसे तो क्लियर है, 4 हफ्तों से अमेरिका जिस तरह से कमजोर हो रहा है उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि यार मामला तो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एफआईज का भरोसा बरकरार है। ये थोड़ा अच्छा भी है, सरप्राइजिंग भी है। आमतौर पर ऐसा दिखा नहीं कि अमेरिका खराब रहे और एफआईज का पैसा आता रहे, तो ये भी एक नई चीज देखने को मिल रही है कि 4-6 हफ्तों से अमेरिका खराब होने के बावजूद भारतीय बाजारों में लगातार पैसा आता दिख रहा है। सो आई थिंक जो फ्लोज की गर्मी है, जो सपोर्ट है, वो मुझे लगता है आज भी बना रहेगा। और इसीलिए मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ दीप कि जितना नीचे खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदने का मौका मिलेगा। तो आप खुलवाओ तो सही नीचे अच्छा सा। बिल्कुल सर, एसजीएक्स निफ्टी तो थोड़ा दिखा रहा है कि शायद नीचे खुले, हालांकि उतना नीचे नहीं क्योंकि सुबह 70 पॉइंट नीचे था, 45 पॉइंट ही नीचे दिख रहा है। बट लास्ट 2 सीरीज बढ़िया रही हैं बाजार के लिए, एक अच्छा रिबाउंड हमने दोनों सीरीज में आते हुए देखा है, अच्छी रिकवरी भी थी, नए हाई के करीब भी हमने बाजार को इस सीरीज में आते देखा। अब नई सीरीज के लिए क्या आउटलुक आपका बनता है? नई सीरीज के लिए आउटलुक ठीक है दीप। आमतौर पर जून की सीरीज पिछले 10 सीरीज में देखें तो 10 में से 6 बार पॉजिटिव रही है। 1-2 सीरीज में बड़ा मूव भी आया, लेकिन वो बड़ा मूव तब आया कि जब कोई ऐसी इवेंट हो जिसकी वजह से बड़ा मूव बनाने की आपको जरूरत पड़े, वो एक चीज है। और बड़ा मूव दोनों तरफ आया, एक बार सीरीज 9% आपको बढ़कर भी मिली है, एक बार सीरीज 7% घटकर भी मिली है। तो पहली चीज तो है कि अगर समझो कि कोई बड़ी इवेंट ना हो तो जून की सीरीज क्या होगी, अगर कोई बड़ी इवेंट ना हो तो जून की सीरीज हल्की फुल्की बढ़त के साथ रहेगी। हल्की फुल्की बढ़त से मतलब ये आमतौर पर 1 से 2.5-3% की बढ़त इंडेक्स में मिलती है। और अगर 1 से 2.5% की मिलती है तो भी बुरा नहीं। आप 18,300 से अगर 18,600 18,800 की रेंज में भी पहुंच जाते हैं तो क्या बुरा है। 18,887 का लाइफ हाई है, वहां तक पहुंचते हैं तब भी ठीक है। दूसरा रहा सवाल बैंक निफ्टी का, जाहिर सी बात है कि आप लाइफ टाइम हाई के आसपास है 44,150 के आसपास, और यहाँ से भी अगर आपको एक लाइफ हाई पार करके अगर 44,200 और उसके बाद 45,000 के आसपास के लेवल मिल जाते हैं तो क्या बुरे हैं, किसी भी लिहाज से बुरे नहीं। सो आई थिंक पहली चीज तो ये क्लियर है कि दीप जून की सीरीज के लिए आउटलुक आपको पॉजिटिव लेके चलना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये बहुत क्लियर है कि आउटलुक आपको पॉजिटिव रखना है। अब क्या बड़ा मूव आ सकता है और क्या बड़ा मूव आ सकता है तो किस तरफ आ सकता है, तो इसका मेरा जवाब होगा हाँ आ सकता है, और आएगा तो पॉजिटिव साइड पर आने की भी संभावनाएं हैं। और क्यों है वो मैं बताता हूं। वो संभावना इसलिए है कि अगर अमेरिका ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक दी, अगर फेड चेयरमैन ने पॉज ले लिया और वो पॉज लेने के बाद अगर अमेरिकी बाजार दौड़ लगाना शुरू करते हैं तो उसका असर आप पर भी आ सकता है, हम पर आ सकता है, हमारे बाजारों पर आ सकता है, और एक तेज दौड़ लगाने वाला मामला हो सकता है। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर कोई बड़ी इवेंट ना हो तब तो जून की सीरीज को आप पॉजिटिव मानकर चलिए, और अगर कोई बड़ी इवेंट हो जाए तो फिर उसके हिसाब से बड़ी इवेंट में मुझे नेगेटिव साइड पर कम दिख रहा है, पॉजिटिव साइड पर क्यों ज्यादा दिख रहा है। और नेगेटिव साइड पर कम दिखने का रीजन, नेगेटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव एक ही चीज हो सकती है जून सीरीज में कि कर्ज सीमा को लेकर जो संकट चल रहा है अमेरिका में वो सुलझे ही ना। ठीक है, 31 मई की डेडलाइन आ गई, नहीं हुआ, लटका हुआ है। और एक बार क्या होता है, काम डेडलाइन पे हो जाए तो ठीक। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि सपोज आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 30 जून है, आपने 30 जून तक फाइल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर लगता है कि अरे यार लेट तो हो गया। अब लेट होने के बाद फिर अगली डेट जो होती है 31 मार्च होती है, फिर आपके पास 9 महीने होते हैं,
फिर वो आपका वापस उस डेडलाइन के आसपास ही जाएगा, फिर आराम ही हो जाएगा, जब लेट तो हो ही गए फिर कर देंगे आराम से। ये जो टालने वाला मामला है ना, वो डेडलाइन के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में 31 मई तक सुलझ गया तो ठीक, नहीं तो फिर लंबा खींचेगा, और वो लंबा खींचने में फिर जो है बाजार खराब हो सकते हैं। तो खराब करने के लिए एक ही इवेंट है आपके लिए, 31 मई को वो आपको पता चल जाएगा। समझो 31 मई तक आपका मामला सुलझ गया, और उसके बाद जो फेड की मीटिंग में उन्होंने ब्याज दरें रोक दी बढ़ाना। मैं बता रहा हूँ जून की सीरीज में मजा आ जाएगा आपको, दोनों चीज हो जाए ना तो। और तीसरी चीज एक और देखो, 4-6 हफ्तों से डाउ खराब ही चल रहा है, करेक्ट। नैस्डैक तो बढ़िया है लेकिन डाउ खराब ही चल रहा है, तो अल्टीमेटली इसको भी तो कहीं कहीं वापस से हर हफ्ते तो और हर महीने तो खराब रहेगा नहीं। तो ये दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, जो जून के लिए बहुत बढ़िया बन सकता है, और फिर जून की सीरीज आपको थोड़ा बड़ा मूव देने की कोशिश कर सकती है, और हो सकता है आपको कुछ नए हाइज देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, जो ट्रिगर्स आएंगे दीप, वो बाहर से ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे अपने जो अच्छे ट्रिगर्स हैं उनके दम पर ही तो हम 18,300 पर खड़े हैं, या 43,500 44,000 पर खड़े हैं। हमारे अपने अच्छे ट्रिगर में क्या है, नतीजे ठीक है, फ्लोज, एफआईज और लोकल फंड्स की खरीदारी ठीक है, ये दोनों के दम पे यहां खड़े हैं। तो हमारे पास तो और आगे भागने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। अब हमें आगे बढ़ने के लिए, जून की सीरीज बढ़िया बनाने के लिए हमें ग्लोबल सपोर्ट चाहिए, बाहर से चाहिए। तो अमेरिका, और अमेरिका में ये तीनों चीजें जो मैंने बताई ना, ये दोनों तरफ जा सकती है कि अगर मामला कर्ज संकट का नहीं संभला, या फिर ब्याज दरें इस बार पॉज नहीं ली, अगर दोनों चीज नहीं हो तो ये जून की सीरीज आपकी बहुत खराब भी हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे, मेरा मानना है पॉजिटिव साइड पर रहेगी दोनों ही चीज। मैं ये मान के चल रहा हूँ। देखो, कहीं के आपको एजम्पशन तो लेना पड़ेगा ना, अगर कोई इवेंट होने वाली तो आप ये तो सोचोगे ना कि मैं बाद में देखूंगा, बाद में देखने में तो फिर सबको पता है। लेकिन एक कॉल अगर आपको पहले लेना है कि होगा या नहीं होगा, तो आज की तारीख में दो चीजें, संकट सुलझ जाएगा, अब तक हमेशा सुलझा है। दूसरा, आपके लिए पॉज होने की भी संभावना पूरी है। ये दोनों चीज होगी तो फिर क्या मजा आ जाएगा। चलिए, तो दो बड़े फैक्टर्स हैं, अगर दोनों हो गए तो मजा आ जाएगा। वैसे संभावना है कि डील हो जाए, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा नहीं होगी, बट डेडलाइन अब थोड़ी पास आ रही है। आज के सेटअप की बात करें उससे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो ध्यान में रखनी है सर। हाँ दीप, जून की सीरीज का वैसे मैंने एक इवेंट्स के लिहाज से, ट्रिगर्स के लिहाज से तो आपको विश्लेषण दिया, लेकिन एक दो चीजें और है कि एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपके 58% पर थोड़ी हायर साइड पर है, कम नहीं है। दो सीरीज पहले आपको याद है 9% एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे हमने मई सीरीज की शुरुआत, अप्रैल सीरीज की शुरुआत की थी। वहां से क्या तेजी बनी, अप्रैल और मई के 2 महीने आपके लिए बेहतरीन रहे। दूसरा, मार्केट बढ़ना चाहिए, रफ्तार धीमी रह सकती है लेकिन बढ़ने की तरफ का डायरेक्शन दिख रहा है। 17,900 जून सीरीज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर यही सपोर्ट 43,000 43,200 रहेगा। तो जब तक 18,000 के नीचे नहीं बंद हो रहा है, जब तक 43,000 के नीचे नहीं बंद होता निफ्टी और बैंक निफ्टी, तब तक आराम से स्ट्रेस फ्री रहो, जो ग्लोबल होना है हो जाए, जो हमारे ऊपर नीचे है। अपने तो सिंपल एक ही फंडा रखना है, क्लोजिंग जब इस लेवल के नीचे होकर टिकती हुई दिखेगी, 1-2 दिन इसके नीचे बंद हो जाए कि 18,000 के नीचे 1-2 दिन बंद हो रहा है, 43,000 के नीचे निर्णायक रूप से बंद हो रहा है, टच एंड गो वाला नहीं होना चाहिए बस, तो फिर अपने सावधान होना है। तब तक कोई टेंशन नहीं, आराम से आप बने रहिए। आइए अब संकेतों की बात करें। ग्लोबल संकेत हल्के से नेगेटिव साइड पर हैं, एफआईज के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर हैं, डीआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड पॉजिटिव। तो आज 2 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल, 1 नेगेटिव, इस तरह का संकेत है। ओके, बड़े लेवल्स फिर क्या निकल कर आते हैं आज के लिए सर? 18,265, 18,285 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, इस पर फोकस करें। इस रेंज के आसपास खुलकर हम देखेंगे क्या और नीचे जाता है या वहीं रुकता है। मेरे हिसाब से इस रेंज में रुक जाना चाहिए, खराब नहीं होगा। अगर आया नीचे तो 18,175, 18,225 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है कल ही की तरह। कल 18,200 का लो बनाया और आज फिर से अगर कल के लोज के आसपास आप पहुंचना है, नई सीरीज की शुरुआत है, फ्रेश खरीदारी होगी, टेंशन लेने का नहीं, आराम से दीप इस रेंज में आने पर खरीदना ही है। 18,340, 18,390 ये ऊपर की पहली रेंज, जहां पर जाकर थोड़ा सा रुकता हुआ दिखेगा। पार करके टिके तो 18,425, 18,500 संभावना कम दिखती है, लेकिन निकले वहां पर तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी बेहद इंटरेस्टिंग, 43,675 पे बंद हुआ है और जो पहला सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए वो है 43,400, 43,525, 43,400, 43,525 ये आपके लिए सपोर्ट लेवल है। और इसके नीचे जाने पर 43,200, 43,350 ये वो रेंज है
जहां पर आपको दमदार सपोर्ट मिलेगा। और मैं फिर कहूंगा दीप, जिस तरह से कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आया, जब आए 43,200 43,350 की रेंज में, तो बिल्कुल डरना मत, ले लेना। अगर आए तो लेना ही है। जैसा कल कॉन्फिडेंस था वैसे ही आज ये दिन के दौरान होता ही है कि जब आता है वो लेवल तो डे लो होता है, डे लो के टाइम फिर सेल कॉल आने लगते हैं, फिर सारे चार्ट्स थोड़े थोड़े खराब होने लगते हैं, फिर लिया जाता नहीं है, उल्टा ऐसा बेचने का मन करता है। इसलिए ये काम है ना सुबह सुबह 8 बजे कर लेने का, और करके है ना फिर दिमाग को स्थिर रखने का। नहीं जो मैं कभी भी ऐसा लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, तो 8 बजे मैंने क्या डिसाइड किया। और ये बड़े और मजबूत सपोर्ट लेवल है, ये कोई आज एक आध दिन के नहीं है, ये 15-15 20-20 दिन के सपोर्ट लेवल है, इसलिए आसानी से टूटेंगे नहीं। अब मैं बताऊं आपको कैसे दीप, आज 20वां दिन है, 20वां ट्रेडिंग सेशन, दिन नहीं 20वां ट्रेडिंग सेशन है। अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर बंद होता है, जो आपको मालूम होगा, करेक्ट, 18,000 के ऊपर बंद हो रहा है निफ्टी, 19 सेशन से लगातार हो चुका है। अब इससे ज्यादा क्या मजबूती चाहिए, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, 18 दिन हो गए बैंक निफ्टी को 43,000 के ऊपर बंद होते हुए। 19 दिन में से एक दिन खाली एक बार बंद हुआ नीचे, जिस दिन 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी घटा था। 18 दिन, 19 में से 18 दिन बैंक निफ्टी आपका 43,000 के ऊपर बंद रहा। और बोलूँ 43,475 इस लेवल के ऊपर 11 दिन हो गए बैंक निफ्टी, यानी राउंड फिगर में आप 43,500 मान लो, ठीक है। 11 दिन से 43,500 के ऊपर बंद, ताकत है ये। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब ऐसे मल्टीपल सपोर्ट पे हो, इतने दिनों के जो सपोर्ट लेवल वो आसानी से टूटते नहीं, वो आसानी से तभी टूटते हैं जब कोई बड़ी खराब खबर आ जाए। अब वो तो आपको मुझे बता के तो आएगी नहीं, करेक्ट, वो तो जब आएगी तब देखी जाएगी। खबर एक अपने, अगर बिना खबर के खाली डिमांड सप्लाई की वजह से घटे, कि आज एक्सपायरी घट जाते हैं, या आज एफआईज ने बेचा है, या कोई पोजीशन अपनी वो सिचुएशन जब आएगी ना, बिना खबर के मार्केट घटेगा ना, तो इस लेवल पर 100% सपोर्ट लेगा। सो 43,200 43,350 आ जाए तो बिल्कुल आपको लेना ही लेना है। ऊपर की तरफ 43,850 43,975 एक ऊपर की रेंज है, पार करके निकले तो 44,000 44,150, आपको पता ही है रोज का कंजेशन जोन वहीं बना हुआ है। जी दी, गॉट इट सर। तो चलिए, सपोर्ट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया सपोर्ट एस्टैब्लिश्ड है, परेशानी की बात नहीं है। ऊपर के लेवल्स वेनजी ने बता दिए। डेटा सर, एफआईएस की पोजीशन तो आपने बता दी, बट पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी भी थी, थोड़ा वहां से क्या समझना है, बाकी डेटा क्या कह रहा है? बाकी डेटा ठीक है दीप, 58% लॉन्ग पर कर रहे हैं, तो हम कोई हल्के बाजार में तो नहीं जा रहे हैं लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से, वो बहुत अच्छा तो नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.11, निफ्टी 0.9, बैंक निफ्टी ठीक है, विक्स थोड़ा सा घटा है। लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 18,175 का आज लेकर चले। सीरीज का 18,000 है, जून सीरीज का, आज का 18,175, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी इंट्राडे 43,200, क्लोजिंग 43,650, बिल्कुल नजदीक का स्टॉप लॉस दिया है, 25.30 पॉइंट नीचे। तो अगर बैंक निफ्टी 43,650 के नीचे बंद होता है तो डे ट्रेडर्स को थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। 3 स्टॉप लॉस है, या तो 43,650 लगाइए, या 43,450 लगाइए, और नहीं तो आप 43,000 लगाइए। तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको सूट करता है। शॉर्ट साइड पर 18,400 के ऊपर बंद होने पर आपको एक शॉर्ट काट लेना है, और 18,500 के ऊपर ही 18,460 होता है, वैसे मैंने 18,500 राउंड फिगर में लिखा है, 18,500 के ऊपर डे ट्रेडर्स को शॉर्ट काटना है। तो आपके पास 1% का कुशन है, 250 पॉइंट का। बैंक निफ्टी 44,200 ये आपके लिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, और क्लोजिंग बेसिस पर 44,000 ये आपके स्टॉप लॉस है। क्रिस्टल क्लियर, कोई चिंता की बात है नहीं। जी दी, अंडरस्टूड सर। चलिए, ये तो रहे मौजूदा पोजीशंस, अब नई पोजीशंस पे आते हैं, क्या करना है सर? नई पोजीशन में दीप खरीदनी है निफ्टी, और निफ्टी खरीदने के लिए जो बढ़िया जगह है 18,200 से 265 की रेंज में खरीदिए आप निफ्टी को। 18,100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 175 तक भी ले सकते हैं, 175 200 225, ये 50 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आज फिर से आए तो या एक बार तो एंट्री मार ही लीजिए। और अगर डाउ का मूड माहौल ठीक हो जाए और आपको लगे कुछ खराब हो नहीं रहा, तो 18,265 पे जहां खुलेगा, आज खुलेगा 18,265 285 की रेंज में, ठीक है ना, वहां पे भी आप एक बार सोच सकते हैं। अगर डाउ ठीक होना शुरू कर दे तो वहां खरीदना है, नहीं ठीक हो तो जाने दो, अपने 18,175 18,225 पे खरीदेंगे, ये ध्यान में रखिए। फिलहाल रेंज जो मैं आपको दे रहा हूँ वो 200 265 की है, 18,100 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे 18,285 315 दो छोटे टारगेट, 340 390 मीडियम टारगेट, 425 450 तक के फाइनल टारगेट के लिए शॉपिंग करिए आप निफ्टी की। और जो बेचना चाहते हैं 18,390 से 18,450 की रेंज में आए तो जरूर एक बार चांस लेना चाहिए बेचने का, बिल्कुल बेचिए, टुकड़ों में बेचिए। 390 पे एक, 450 के आसपास दूसरा बेचिए, 500 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 18,350 315 दो छोटे टारगेट।
285 265 दो मीडियम टारगेट, और 225 से लेकर 18,200 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिक वाली भी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर जो राय दी है दीप, वो दोनों ही एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। निफ्टी में कोई एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, जिसको करना करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेवल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बैंक निफ्टी जिन लेवल पे बंद हुआ ना, तो यहाँ पे जो मैं रेंज दे रहा हूँ वो आपको पक्का एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर 43,200, 43,400, 43,200, 43,400 इस रेंज में जरूर खरीदिए। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो 43,525 पे भी सोच सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है 43,200, 43,400 परफेक्ट रेंज है। दिन के दौरान कभी भी आए, 9:15 बजे आए या 3:15 बजे आए, जब भी आए अपने इस रेंज में आएगा तो लेना। ये ध्यान में मन में बिठा के रखिए, 2-3 टुकड़ों में लेना है, 200 पे थोड़ा, 275, 375, ऐसा मतलब टुकड़ों टुकड़ों में ले लीजिए। यहाँ खरीदना है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूँ और वही लगाना है। वो लगा के खरीद सके तो ही खरीदिए, नहीं तो छोटे स्टॉप लॉस में मत लीजिएगा। 43,000 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 43,500 और 625 दो छोटे टारगेट, 675 750 के दो मीडियम टारगेट, और बड़े टारगेट के तौर पर 43,850, 900, 950 और 44,000। 44,000 तक के टारगेट ऊपर की तरफ बनेंगे। अब आइए जिनको निफ्टी बैंक निफ्टी बेचना है, जरूर बेचिए। जितना 44,000 के आसपास बेच पाएंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा, यानी कि आपके लिए रिस्क हो जाएगी कम, कमाई के मौके बनेंगे ज्यादा। तो 44,000 के आसपास, लेकिन आपको मूड कहां से बनाना है कि मैं बेचूं कि ना बेचूं। वो मूड बनाने की जगह 43,875, 850, 875 पहला लेवल जहां आपको सोचना है। समझो अभी डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे, डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ही नीचे मिलते हैं और 850 900 की रेंज में आ गए तो थोड़ा सा हाँ ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बेचते हैं। और अगर डाउ फ्यूचर्स सुधर गई है, 44,000 के पहले बेचना नहीं, ठीक है ना। तो ये आप समझ के उस समय डिसीजन ले लीजिए कि जिस समय पे बैंक निफ्टी उस लेवल पर पहुंचा है उस समय बाकी माहौल कैसा है ना। तो 44,000 के आसपास बेचिए। 44,200 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे 43,800, 750 और 675, ये 3 छोटे टारगेट है। 625, 525 दो मीडियम टारगेट है, और इसके नीचे के जो टारगेट है 43, 475, 400 और 325 तक के टारगेट खुलते हैं नीचे की तरफ, जिसके लिए करनी है आपको बिक वाली। जी दी। अंडरस्टूड सर। आज लेवल्स कुछ ज्यादा नहीं निकल कर आ गए अनिल जी बैंक निफ्टी के? अब भाई साहब, अगर आप एक चीज बताओ, पूरे 19 दिन हो गए, उसमें से एक दिन छोड़ दो, ठीक है, 18 दिन में आप बैंक निफ्टी को न 43,200 के नीचे बंद होते देख रहे हैं, न 44,000 के ऊपर बंद होते देख रहे हैं। तो फिर लेवल तो 800 पॉइंट की रेंज में 18 दिन निकालोगे तो लेवल तो आएंगे ही। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर इसी तरह, अच्छा, और ये लेवल सारे इंपॉर्टेंट है। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की भी, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़े कम है कंपेरेटिवली। सो आई थिंक रीज़न ये है कि आप लगभग पूरा महीना आपने मई का महीना लगभग इसी रेंज में क्लोजिंग बेसिस पे निकाल दिया, इसी वजह से लेवल्स आपके थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। जी चलिए, तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स। आज के इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। बैन लिस्ट, क्योंकि नई सीरीज है तो डेल्टा और इंडिया बुल्स हाउसिंग जो बैन में थे अब बैन में बाहर आ गए हैं। नई सीरीज है, कोई भी स्टॉक बैन में रहेगा नहीं। फंड्स के डेटा भी अनिल जी ने बात कर दिया है, खैर वैसे भी मंथली एक्सपायरी थी, बट कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के लिहाज से? वायदा कारोबार के हिसाब से दी वैसे तो डेटा है कम, ठीक है। 18,300 मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी पर। 18,300 के पुट पर 62 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 57 लाख शेयर है, तो बराबर का मुकाबला है लगभग वहीं पर, और पोजीशन भी बराबर माफ कीजिएगा, कल ही पे बनी तो 18,300 से नीचे हैं, थोड़ा हल्के कमजोर है। सो बेसिकली वही 18,285, 18,315 ये रेंज है, या ज़्यादा आप लेना चाहें तो 18,275, 18,325 की रेंज में टाइम पास करेंगे, फिर देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा कुछ। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है दीप, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीकली सीरीज है, ठीक है। आज से जो सीरीज की शुरू हो रही है, इसकी एक्सपायरी होगी 1 जून को, ठीक है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग में कहाँ है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग में 19,200। 19,200 का कॉल, 87 लाख शेयर 19,200 के कॉल पर पोजीशन खड़ी है, जिसमें 82 लाख शेयर कल ही जुड़ा। चलो वो तो कल जुड़े हो तो ठीक है। 19,200 का कॉल राइटिंग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेके बैठा है, लाइफ टाइम हाई से बहुत आगे। आप 18,300 पर है, ठीक है। 900 पॉइंट ऊपर की कॉल किसी ने बेच के रखी दबक, वो तो ठीक है, उन्होंने जिसने बेची हो तो ठीक है, कोई बायर दिखा तो बेच। ली किसने है, ये इंटरेस्टिंग है। 19,200 का कॉल कौन 1 जून तक के लिए लेना चाहता है? तो क्या कोई ऐसा महानुभाव है दुनिया में, स्पेशली हिंदुस्तान के बाजारों में,
जिनको ये लग रहा हो कि 31 मई के पहले डेट सीलिंग भी खत्म हो जाएगी, 31 मई के पहले शायद ये संकेत भी आ जाएगा कि अमेरिका अगली बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा और दोनों के होते ही 18,887 तक भी पहुंचेंगे, पार करेंगे तो 19,200 तो बनता है। पता नहीं, मैं थोड़ा एग्रेसिव यहाँ से मतलब 900 पॉइंट ऊपर का कॉल रेटिंग और अच्छे वॉल्यूम पर है, 87 लाख शेयर है। ये इंटरेस्टिंग डेटा नजर आया तो मैंने सोचा कि शेयर कर लूं। बाकी दूसरे बैंक निफ्टी के डेटा तो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। जी चलिए सर, कोई बड़ी पोजीशन बना रहा है बाजार में, कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे अनिल जी ने कहा अगर एक दो फैक्टर्स फेवर में आ जाए तो बड़ा एक्शन इस सीरीज में दिख भी सकता है। चलिए, ये तो रहे पूरी सीरीज और स्ट्रैटेजी, बट अब स्टॉक्स की बात करते हैं और बिल्कुल पहले अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं अनिल जी। बेचने की राय है और बेचना है आपको पेज इंडस्ट्रीज का फ्यूचर। वैसे जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ, कैश लेवल दे रहा हूँ, क्योंकि जून के फ्यूचर्स के लेवल आ जाएंगे तो जब आप बेचेंगे तो प्रीमियम वगैरह जो भी हो उसको आप एडजस्ट कर ले। सो मैं कैश के लेवल बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप फ्यूचर्स में एडजस्ट करिएगा। तो 44,200 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बेचना है। 44,100 के आसपास बंद हुआ था और 44,450 के आसपास का ये था। 44,500 का स्टॉप लॉस होगा, माफ़ कीजिए, सॉरी माफ़ कीजिए मैं बैंक निफ्टी से कंफ्यूज हो गया। 41,000, माफ़ कीजिएगा, मैं बैंक निफ्टी के लेवल से थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। 41,500 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा। एकदम आपने जो लेवल दिए हैं परफेक्ट है। 41,500 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बेचना चाहिए। 41,100 के आसपास फ्यूचर्स में स्पॉट लेवल पर बंद हुआ है। 400 पॉइंट ऊपर का जो कि कल का हाई है 41,450 का, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल 41,500 ये लेवल परफेक्ट है, यहाँ पर आपको करनी है बिक वाली। टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं दीप। 38,700 पहला टारगेट है जो लगभग 6% दूर है यहाँ से। उसके बाद 38,100 और 37,100 इतने बड़े टारगेट्स के लिए, यानी कि लगभग 8-10% नीचे के टारगेट ये हो जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात हो नहीं सकती, क्योंकि जो नंबर्स आए बहुत में मतलब खराब, मतलब इतने खराब कैसे नंबर हो सकते हैं। पेज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट तो इनकी डिमांड तो ऐसी तो है नहीं कि मतलब वक्त के साथ कम ज़्यादा होती रहे, फिर इतने नंबर्स खराब हैं। लेकिन बहुत ही हर एक लिहाज वॉल्यूम 15% डाउन हो गए साल दर साल, तिमाही दर तिमाही 19% डाउन है। सारे ब्रोकरेज ने 10 से 15% इनके टारगेट काटे हैं, तो उतना तो कम से कम स्टॉक गिर जाए आजकल में तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और स्टॉक पहले थोड़ा मजबूत भी रहा है, तो हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही कमज़ोर हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। हालांकि मैनेजमेंट का ये मानना है कि भाई मार्जिन्स यहाँ से सुधरेंगे, अब इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, डिमांड भी थोड़ी ठीक आनी चाहिए आगे चलते हुए। लेकिन इतने खराब नंबर देने के बाद है ना, वो आप मैनेजमेंट के बोलने पे भरोसा नहीं करेंगे, करने पे भरोसा करेंगे, तो ये वापस नंबर्स अच्छे होते कि नहीं होता ये देखने वाली बात। बट आज के लिए तो मतलब आज का एक्सीडेंट है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। कितना गिरना है ये इसको डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से 10 से 15% की रेंज में गिर जाए तो बड़ी बात है। मेरा मानना ये होगा खुलेगा तो गैप से देखो, अगर 4-5% नीचे तक भी खुले ना तब भी आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल नहीं होता। तो ये आपके लिए नंबर्स आज बाकी रहा। नंबर्स में सेल मिले जुले, बाकी सेल, जी एंटरटेनमेंट और वोडाफोन सब मिले जुले नतीजे। सेल में रिजल्ट्स मिक्स हैं, थोड़े से एस्टिमेट से कम है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर परफॉर्मेंस ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। मार्जिन ठीक रखे हैं तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, मार्जिन 10% के आसपास आए, हमारे अनुमान 8% था, तो मिक्स से रिजल्ट है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया न रिजल्ट पे चलता है न रिएक्शन देता है। रिजल्ट उतने बुरे हैं नहीं, आरपू जरूर उम्मीद से 1 रुपया कम आया, 135-36 के आसपास आरपू है, लेकिन बाकी नंबर्स देखें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉस्ट बचने की वजह से ऑपरेटिंग लेवल पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुई है। लेकिन इन नंबर्स के दम पर आप आइडिया में कुछ करेंगे नहीं, तो आइडिया में भी कोई खास ऐसा है नहीं। तो नंबर्स, बाकी नंबर्स कोई ऐसे खास डिस्कस करने लायक नहीं। लेकिन हाँ, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है दीप, वो पेज इंडस्ट्री के। और आज देखना पेज इंडस्ट्री तो अच्छे खासा जाएगा, बाकी होजरी स्टॉक्स जो है इसी स्पेस के, उन पर असर देखना पड़ेगा जी। तो बाकी हुजरी स्टॉक्स पर भी आपको बड़ा असर आ सकता है। पेज तो खैर आज जाने वाला है ही, और देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा। स्टॉक ऑफ द डे में सेल कॉल है अनिल जी का, अग्रेसिव सेल है पेज इंडस्ट्रीज पर भी। आइए और स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे उनके बारे में भी जानते हैं। ढेरों नतीजे हैं, ढेरों ट्रिगर्स और खबरें, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। हमारी पूरी टीम है तैयार, कुशल, नुपुर, वरुण और साथ ही आशीष। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और कौन से नतीजे आप लेकर आए हैं।
बिल्कुल, तो अर्निंग्स अभी वीक चल रहा है और अभी भी निफ्टी से दीप ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, सन फार्मा और एमएनएम के नंबर्स आने हैं आज के लिए। और एफएनओ स्पेस से चंबल फर्टिलाइजर, सिटी यूनियन बैंक, संवर्धन मदरसन, इन्फो एज समेत बीएचईएल के नंबर्स पर आपको रखनी है नजर। कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बोर्ड की बैठक है, यहाँ पर नतीजों के साथ साथ क्यूआईपी या फिर सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। आइनॉक्स विंड्स, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, यहाँ पर नतीजे और साथ ही डिविडेंड के साथ साथ जो फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी, वहां पर देखना होगा कि क्या डिसीजन निकल कर आता है। वर्धमान स्पेशल स्टील ने जो बोनस शेयर जारी किए थे 1:1 का, उसकी आज एक्स डेट है। साथ ही मौसम विभाग मॉनसून का दूसरा पूर्वानुमान आज 12 बजे जारी करने वाला है, तो इस पर भी नजर रखिए। और हांगकांग के बाजारों में आज है छुट्टी। ओके नुपुर, करिए नतीजों से शुरुआत। बिल्कुल, पेज इंडस्ट्रीज जो सर ने ऑलरेडी बता दिया, स्टॉक ऑफ द डे भी कमजोर नतीजे आते दिखे यहाँ पे हर एक पैरामीटर पे। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट, जहाँ पे कंपनी की आय 2112 करोड़ के आसपास आती दिखी। कामकाजी मुनाफा देखे तो 152 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया है। इस क्वार्टर में मार्जिन 7% के आसपास रहे हैं कंपनी के। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे बेटर देन एस्टिमेट्स क्वार्टर आपको आते दिखा है। कंपनी की आय अनुमान से बेटर आपको इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। साथ ही साथ कामकाजी मुनाफा भी देखें तो अनुमान से बेटर नजर आएगा। हालांकि ये जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 136 का एस्टिमेट था, उसके अगेंस्ट 135 के आसपास इस क्वार्टर में आते हुए दिखा। तो वोडाफोन भी आज फोकस में रहने वाला है। सेल यहाँ पे भी आपको अनुमान से थोड़े से कमज़ोर नतीजे आते हुए नजर आएंगे। कंपनी की आय 5% से घिर कर आई है पिछले साल के कंपेरिजन में। एबिटा मार्जिन देखें तो 10% के आसपास आते दिखे। काम जो एस्टिमेट था वो 11% के आसपास था, जिस हिसाब से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ के रही है 400 करोड़ से, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आते हुए ऑपरेशनल लेवल पे नजर आए। कैश में काफ़ी सारे रिजल्ट है जिस पर फोकस रहने वाला है। इमामी यहाँ पे कंपनी की आय 8% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 21% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 23% इम्प्रूव होके आए हैं। यहाँ पे मुनाफा देखे तो आपको 60% की गिरावट दिखाएगा, क्योंकि बेस में डिफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट था, जिसके चलते बेस काफ़ी हाई था। यहाँ पे इसने 140 करोड़ का मुनाफा आते दिखा है। प्राज इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। कंपनी की आय करीबन 21% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 38% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखा रहा है। मार्जिन 11% के आसपास आते दिखे। मुनाफा भी देखें तो 52% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो प्राज इंडस्ट्रीज भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, नतीजों का तो लंबा रिएक्शन है ही। वरुण, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं? मॉर्निंग दीप, तो सबसे पहले जेकॉब, मुनाफे से कंपनी घाटे में आ चुकी है। 17 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले यहाँ पे 39 करोड़ के आसपास का घाटा कंपनी ने किया है। आय में भी 25.5% की गिरावट है। मार्जिन हालांकि बढ़े हैं 6% से बढ़ के 9.3%। इसके अलावा 50 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। एफडीसी नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। आय में 27.5% की बढ़ोतरी, मार्जिन दुगने हो चुके हैं 5.5% से बढ़ के करीब 11%। और कंपनी का जो मुनाफा है 10 करोड़ से बढ़ के सीधे 30.7 करोड़ यानी कि 3 गुना हो चुका है। मिसेस बेक्टर फूड्स नतीजे अच्छे हैं। आय 37% बढ़ी है। मार्जिन में करीब 4% के आसपास का इजाफा है। और कंपनी का मुनाफा जो है 2.7 टाइम्स हो चुका है। 10 करोड़ से बढ़ के करीब 27 करोड़ के आसपास आया है। ₹1.75 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। गोपालदास एक्सपोर्ट नतीजे थोड़े कमज़ोर हैं। आय 10% गिरी है। मार्जिन और थोड़े बहुत बड़े हैं, 13.1% से बढ़ के 13.4%। मुनाफे में 23% के आसपास की गिरावट है। 61 करोड़ से घट के 47 करोड़ पे आया है। और ₹1 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने भी किया है। जनरल इंश्योरेंस GIC मिक्स परफॉर्मेंस है। नेट प्रीमियम अर्न जो है 11% गिरी है, लेकिन मुनाफा देखिए 1795 करोड़ से बढ़ के 2564 करोड़ के आसपास आया है। वहीं टोटल एसेट्स में करीब 8.4% की बढ़ोतरी है। और कंपनी ने ₹7.20 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। और आखिरी में GSFC नतीजे मिले जुले हैं। आय 17% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन पे गिरावट है 20.6% से गिर के 13.7%। मुनाफा करीब 21.5% गिरा है। और कंपनी ने ₹10 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। ओके, तो नतीजों का फर्स्ट राउंड हो गया पूरा। सेकंड राउंड, कुशल करिए शुरुआत। देखिए, सेकेंड राउंड की शुरुआत करते हैं ई-क्लर्क सर्विसेज से। यहाँ पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखा है। 100 बेसिस पॉइंट्स का 29.8% पर अब नए मार्जिन्स आ रहे हैं कंपनी के। मुनाफा करीबन 11% बढ़कर 132 करोड़ पर आया है। और कंपनी की आय में भी 17% की ग्रोथ रही है। जहाँ तक मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज का सवाल है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन्स में भी सुधार है, 5.4% के मुकाबले 6.5%। मुनाफा 132% की ग्रोथ के साथ 26.5 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने अब दर्ज किया है। कामकाजी मुनाफे में भी 56% की ग्रोथ रही है। मिश्र धातु निगम, यहाँ पर नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं। मार्जिन्स 37.7% से घटकर
अब 29% पर आए हैं और कंपनी का मुनाफे में भी 18% की गिरावट रही है 66 करोड़ पर। हालांकि आय 6.5% की ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रैडिको खैतान नंबर्स मिले जुले हैं, यहाँ पर भी मुनाफा करीबन 20% गिरकर 37 करोड़ और मार्जिन 9.8% से 9.5% और आय में करीबन 2.5% की ग्रोथ रही है। तो आय फ्रंट पर तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान है, पर मुनाफे में गिरावट है। ग्लोबल स्पिरिट्स नंबर्स यहाँ पर मिले जुले दिख रहे हैं। मार्जिन 17.5% से 13.5%। कंपनी का मुनाफे में 26% की गिरावट के साथ 36 करोड़ पर आय में 13% के उछाल के साथ 541 करोड़ पर कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान ग्लोबल स्पिरिट्स ने किया। ओके, नतीजों की लिस्ट है लंबी। नुपुर, फाइनल सेट ऑफ नंबर्स। बिल्कुल, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज जहां पे कंपनी घाटे से अब मुनाफे में आ चुकी है। कंपनी की आय देखें तो 4% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा पिछले साल 7 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के 20 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। मार्जिन भी 2% से बढ़ के 6% के होते हुए दिखे और मुनाफा करीबन 10 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे मिला जुला परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। कंपनी की आय 16% से बढ़कर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 28% से घटकर आया है। मार्जिन देखें तो 13% से डिक्लाइन होके इस बार 8% के आसपास आते दिखे। पिछले साल कंपनी ने नॉमिनल 1 करोड़ का मुनाफा किया था, उसके अगेंस्ट इस बार 13 करोड़ का घाटा किया है। एस्टेडीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर भी है, आपको इस पर नज़र रखनी है। कंपनी की आय करीबन 20% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 10% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 15% के आसपास आते दिखे हैं। साथ ही साथ जो मुनाफा है वो भी 170 करोड़ के आसपास आते दिखा है। कंपनी ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स में ये भी कहा है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस कंपनी करी है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर किया गया था, जो कंपनी का गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन रीजन का जो कारोबार है उसे बेचने के लिए अब वो जो ड्यू डिलिजेंस है वो लगभग कंप्लीट होती हुई दिख रही है। जो बिक्री के लिए बोली है वो Q1 करंट क्वार्टर FY24 में आती हुई नजर आएगी, जिसके बाद बोर्ड इस पर फैसला भी लेने वाला है। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। खबरों के चलते टोरेंट फार्मा पे भी आज रखेगा नजर, क्योंकि US FDA ने कंपनी की दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जांच की है, जहाँ पे US FDA ने फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियां जारी की है। तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है। टोरेंट फार्मा पे भी नजर रखेगा। बाटा इंडिया, जहाँ पे कंपनी ने LIC ने करीबन 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले करीबन 4.5% की हिस्सेदारी थी, जो अब बढ़कर 6.5% हो गई है। ओपन मार्केट के थ्रू परचेस किया है 15 मार्च से 24 मई के बीच में। तो बाटा इंडिया भी आज फोकस में रहने वाला। और लास्ट में बालमेर लॉरी, जहाँ पे बोर्ड ने बोनस शेयर नहीं देने का फैसला लिया है, तो शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आती दिख रही है कंपनी की तरफ से। ओके, ये है आपके लिए कुछ खबरें। फाइनल सेट ऑफ खबरें वरुण आपके साथ बताइए। पटेल इंजीनियरिंग और ऑटम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि पटेल इंजीनियरिंग ने इनकी एक सब्सिडरी है मिशिगन इंजीनियर्स, उसमें 41% के आसपास का हिस्सा जो है ऑटम इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है, करीब 70 करोड़ के आसपास में। और ऑटम इन्वेस्टमेंट ने पटेल से तो खरीदा है करीब 41% के आसपास का हिस्सा, साथ ही साथ प्रमोटर से अतिरिक्त 6% हिस्सा खरीदा है। तो इन्होंने कुल 80.37 करोड़ में पूरा हिस्सा जो है यहाँ पे खरीद लिया है, करीब 47% के आसपास का। इसके अलावा मैक्स इंडिया यहाँ पे नजर रखेगा, सब्सिडरी में लगभग 294 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो ये कंपनी करने वाली है। इक्विटी राइट इशू या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के जरिए ये अपनी सब्सिडरीज में निवेश करेगी। अंटरा सीनियर लिविंग और अंटरा असिस्टेड केयर सर्विसेज जो है ये इनकी सब्सिडरी है, जहाँ पे निवेश करने वाले हैं। वोल्टास क्षमता विस्तार के लिए 500 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाले हैं। ये तमिलनाडु में 150 एकड़ की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसका निर्माण करेंगे। अगले 2 साल में ये निवेश होने वाला है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग यहाँ पे नज़र रखेगा। बोर्ड ने शुगर बिजनेस ग्रुप के 85 करोड़ के आसपास के केपेक्स जो ये करने वाले थे उसको मंजूरी दे दी है। और आखिरी में एक बल्क डील है, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है डिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम। यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने 1.63 लाख शेयर जो है 873 के भाव पे बेच दिए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी डील्स और साथ ही खबरें भी। आइए इन सारी खबरों और नतीजों पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही है ये भी जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करें शुरुआत। गुड मॉर्निंग दिमांशु। देखिए, पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले। रिपोर्ट सही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, लेकिन रिपोर्ट में खास बात ये लग रही है कि मान रहे कि इस बार तो नतीजे कमज़ोर आए हैं, लेकिन अगले 2 क्वार्टर के लिए भी आय में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है और नतीजे तो काफ़ी कमज़ोर हैं। 44,500 पहले लक्ष्य दिया करते थे, अब 43,068 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। हालांकि स्टॉक जो है 41,121 पर ऑलरेडी चल रहा है। सिटी बिकवाली की राय दे रहे हैं 32,900 रुपये का लक्ष्य, पहले 34,000 का था, यानी टारगेट कट किया है। और मैक्वारी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे पूरे 30,000 रुपये के लक्ष्य के लिए। सभी जो रिपोर्ट्स आई हैं
काफ़ी बेरिश नजर आ रही है। जी एंटरटेनमेंट सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 180 के करीब की क्लोजिंग है, 280 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। टीटी के प्रेस्टीज यहाँ पर सीएलएसए ने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड और जो टारगेट है वो भी 900 से घटाकर 730 कर दिया, 700 रुपए की क्लोजिंग चल रही है। इमामी पर सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 420 से बढ़ाकर 440 कर दिया और सिटी भी इनसे पूरी तरीके से सहमत है क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, सेम टारगेट है 440 रुपए का। गुजरात गैस यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 490 की क्लोजिंग है, 564 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। और एलआईसी यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है, कल नतीजों का इम्पैक्ट हमने देखा था, आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से लगभग सभी की ठीक ठाक ही रिपोर्ट्स हैं। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 640 से लक्ष्य को बढ़ाकर 690 कर दिया है, 604 की क्लोजिंग चल रही है। गोल्डमैन सैक्स ने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है लेकिन लक्ष्य बढ़ाकर 690 कर दिया है और मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 850 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स आशीष? जोमेटो यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि जेफरीज ने अपने ग्लोबल फोकस लिस्ट में जोमेटो को जो है शामिल किया, वो भी 4% वेट के साथ। कल स्टॉक में थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिली थी, तो जोमेटो पर फोकस रखेंगे। इसके अलावा कमिंस इंडिया यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1831 से बढ़ाकर 1868 रुपए कर दिया है और क्रेडिट स्विस देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें, 1875 का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन एक खास बात इन्होंने की कि स्टॉक में हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी तेज़ी आ गई है, लेकिन ये मान रहे हैं कि इस तेज़ी के बाद भी अगर आप देखें तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है दूसरे पीयर्स के मुकाबले फेवरेबल नजर आ रहा है, तो फोकस रखेंगे। गोल्डमैन सैक्स ने भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 1450 का, हालांकि 1650 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 8670 रुपए के लक्ष्य लिए 7622 की क्लोजिंग है और ये मान रहे हैं कि मैनेजमेंट का टारगेट है FY24 में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का और एबिटा में भी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अंत में फिनिक्स मिल्स यहाँ पर भी सीएलएसए की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1711 से घटाकर 1703 कर दिया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है लेकिन करंट मार्केट प्राइस से काफी ऊंचा है, 1402 रुपए की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को प्ले करने के लिए बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1700 का टारगेट है और गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 1550 से बढ़ाकर 1620 कर दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर दिखेगा आज आपको भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं इसी एक्शन को आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। हफ्ते का है आखिरी दिन लेकिन सीरीज का पहला दिन है, ऐसे में पिक ऑफ द डे नहीं, पिक ऑफ द सीरीज होगा। जी हाँ, वो स्टॉक जो आपको जून की सीरीज के लिए रखना है फोकस में और जहां मिलेंगे आपको बेहतरीन मौके। आइए करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द सीरीज की। कल दोपहर में पिक ऑफ द डे देने वाले कुणाल जी और राकेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उसके बाद हिमांशु जी भी हैं, कुणाल शाह साहब हमारे साथ एलकेपी से जुड़ रहे हैं, एक्सिस से हमारे साथ पालिया साहब हैं और सचिन जी भी मेरे ख्याल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो बंसल जी को मैंने कल ही बोल दिया था कि आप पिक ऑफ द डे भले ही दे रहे हैं लेकिन नई सीरीज की शुरुआत है तो सुबह उस हिसाब से तैयारी करके आई है। बंसल जी, आपको याद रहा शाम को ये सब कुछ? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, याद रहा अनिल जी, अच्छे से याद रहा। और अनिल जी कल तो मैं और कुणाल जी शाम को साथ में बैठे हुए थे तो कुणाल जी ने भी मुझ पर दबाव बनाया कि भैया अच्छे से पिक ऑफ द सीरीज निकाल के लाना। और अनिल जी मजे की बात क्या है, देखिए व्यूअर्स तो अलग हैं, वो तो मेरे को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी समझते हैं अनिल सिंह जी का। कल जब मैं और कुणाल जी साथ में बैठे हुए चाय पी रहे थे तो एक को पैनलिस्ट अनिल जी, उसका फोन आया, अनिल जी स्पीकर ऑन करा तो वो पता क्या पूछ रहे थे कि अनिल जी फ्राइडे को वापस आ जाएंगे कि सैटरडे संडे मतलब कि कैजुअल्स में गोवा घूमेंगे। तो मैंने कहा वेट, तो वेट करा था तो अब उनको आंसर अनिल जी आप ही दे दीजिए कि शनि इतवार आप गोवा में हैं कि बॉम्बे आ रहे हैं। मतलब कि व्यूअर्स ही नहीं अनिल जी, को पैनलिस्ट भी जानना चाह रहे हैं अनिल जी। लेकिन वो तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपके साथ कब आइटनरी शेयर की? तो भाइयों, जो लोग जानना चाहते हैं कृपया करके सीधे संपर्क करें और कम से कम पैनल वाले तो सब लोग कर ही सकते हैं। मुझे दर्शक तक डायरेक्ट संपर्क कर लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए। सो बिल्कुल आज भी मैं गोवा में हूँ, 100% हूँ। सोमवार सुबह आपको स्टूडियो में भी दिख जाऊँगा, वो भी आप निश्चिंत रहें। हाँ, वीकेंड पर जरूर मैं बेंगलोर में हूँ, तो यहाँ से मैं बेंगलोर और उसके बाद सोमवार सुबह में फिर वापस आपके पास में। और क्या है, तो मंडे मॉर्निंग में और दीप शो आपको स्टूडियो में करते हुए दिखेंगे। आइए तब तक जरा एक बार पिक ऑफ द सीरीज बंसल जी बताएं, कुणाल जी ने क्या क्या समझाया आपको वो बता दीजिए सब।
अनिल जी मेरे को, अनिल जी पिक ऑफ द सीरीज मैंने खुद निकाली। अनिल जी समझाना अलग बात है, इतना समझ में आ गया था, दबाव है तो दो पिक्स निकाल के लाया अनिल जी। पहला तो है यूबीएल। अनिल जी यूबीएल पे खरीदारी की राय है, काफी समय बाद स्टॉक निकला अनिल जी। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो निकल चुका है और अब नंबर है यूबीएल का 1442 के अराउंड की क्लोजिंग है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 1395 1395 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट है 1585 का। 1585 के बड़े टारगेट के लिए यूबीएल पहला पिक ऑफ द सीरीज है। और दूसरा है डीवीज। अनिल जी काफी लोग अनिल जी न्यूज पर व्यूज पर मुझसे पूछते हैं कि यार काफी लंबा चलता है। अब इसमें भी अनिल जी बड़े दिग्गज लोग आते हैं। रिसेंटली आपके 2 लोग आए थे और दोनों बड़े बुलिश थे। डीवीज लैब पर कहते थे, उन्होंने खुद ने बोला कि फंडामेंटल्स बढ़िया है बट काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अब इसकी अंडर परफॉर्मेंस बड़े पैमाने पे आउट परफॉर्मेंस में बदलेगी। मुझे लगता है यहाँ 400-500 रुपए का आपको जून महीने के अंदर देखने को मिलेगा। 3265 3265 का एक स्टॉप लॉस है। 3800 का पहला टारगेट है। डीवीज लैब है दूसरा पिक ऑफ द सीरीज। ओके, तो 2 पिक ऑफ द सीरीज और दोनों के बड़े बड़े टारगेट के लिए आपको करनी खरीदारी। डीवीज लैब 3265 का स्टॉप लॉस और टारगेट है 3800 का। आइए सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देख रहे हैं मेरे गले का हाल तो खराब है। तो अनिल जी बंसल जी जो कह रहे हैं कि मैंने उनको कुछ समझाया, अनिल जी कल मैं कुछ भी समझाने की स्थिति में था नहीं। बंसल जी ने अलबत्ता अनिल जी मुझे काफ़ी कुछ समझा दिया। और पहली बात उन्होंने ये बताई कि 1 पिक लेकर कल मत आना, 2 ले आना। तो मैं आज अनिल जी 2 पिक ऑफ द सीरीज लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले अनिल जी एक कॉम्प्लीमेंट आपको देना है, वो भी ओरिजिनली बंसल जी की अनिल जी, तो मैं आपको दे देता हूँ, वो दे नहीं पाए, संकोच कर गए। जी बताएं सर। अनिल जी वो ये है कि गोवा जाकर और किसी को फायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो, अनिल जी आपको बालों को बहुत फायदा हुआ है आपके। तो आपका हेयर स्टाइल जो है अनिल जी आज जो है स्पेशली, आप चाहें तो एक व्यूअर्स पोल करा लीजिए, आपका हेयर स्टाइल आज बहुत ही शानदार लग रहा है। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ गोवा का हाथ है, ऐसा हमारा मानना है। ढंग से मैं मुंह देखता हूँ अपना काश मैं तो मैंने इतना गौर फरमाया नहीं अपने आप पे। हाँ, लेकिन बाकी जो आपके साथ बंसल जी के साथ मीटिंग हुई उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बंसल जी का फ़ोन मुझे भी आया तो पूछे थे कि जब भी कुणाल जी के हाथ पैर दर्द होते हैं तो मैं जाके थोड़ा दवा देता हूँ। तो आज उनका गला बहुत दर्द हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला वहाँ भी लगेगा? मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया सारे ट्रीटमेंट एक तरीके से नहीं किए जाते हैं। नहीं तो आप सोचिए आपकी जो आवाज़ है जो खराब है वो खराब रहती ही नहीं, समझ गए ना आप? आज तो जैसी भी है खराब भी है तो सही ना, तो इसलिए जी कुणाल जी वो तो अनिल जी धन्य है, बंसल जी ने बी फार्मा की अनिल जी, एमबीबीएस नहीं की, वरना सोचिए हमारा क्या हाल होता अनिल जी। अरे वो तो बी फार्मा में बड़े मुश्किल से तैयार हो, बोले मैं कोई भी काम बी कैटेगरी का करूंगा नहीं, ए फार्मा करना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से समझाया बंसल जी को कि फार्मा में बी होता है, ए नहीं होता है, तब जाके उन्होंने किया है। जी कुणाल जी बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी पिक्स ऑफ द सीरीज हैं, सबसे पहले तो है जोमेटो, जिस पर जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है। बड़ा शानदार ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। मैंने और राकेश जी ने नीचे के स्तरों पर भी खरीदारी की राय दी थी और उसके बाद से लगातार एक तेजी देखने को मिल रही है और बड़ी तेजी बनेगी और मुमकिन है कि ये स्टॉक आपको बहुत जल्द 75-80 के भाव दिखा दे। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर 64 रुपये का एक छोटा स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 72, दूसरा टारगेट 75। दूसरी खरीदारी की राय अनिल जी आईडीएफसी लिमिटेड पर है। आईडीएफसी के चार्ट में हमने एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखा। मुझे लगता है इस बार इस सीरीज में ये शेयर आपको 3 डिजिट्स में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर 92 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। 98 और 103 ये 2 टारगेट्स हैं जिनके लिए आईडीएफसी में खरीदारी की राय। ओके, तो ये 2 स्टॉक है जहां खरीदारी करने की राय आती है। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी दीपक नाइट्राइट ये है मेरी तरफ से पिक ऑफ द सीरीज। काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि काफी लंबी जो अंडर परफॉर्मेंस है वो स्टॉक कैचअप करता हुआ नजर आ सकता है। कल की क्लोजिंग लोग लगभग 2078-2080 के आसपास थी। कोई मामूली गिरावट अगर आज सॉफ्ट ओपनिंग में मिलती है 2050-2060 तो वो एंट्री के काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे। 2000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और जून सीरीज में मेरा ऐसा मानना है कि 2275 से 2350 ये 2 टारगेट्स दीपक नाइट्राइट में आते हुए नजर आ सकते हैं। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन, एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग है।
तो वहां पर मुझे लगता है कि ध्यान दें और इस सीरीज में दीपक नाइट्राइट में अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो दीपक नाइट्राइट है वो स्टॉक्स जहां पर आए आपके लिए खरीदारी की इस सीरीज के लिए। आइए सचिन जी से भी जाने जाए उनकी पसंद का शेयर। बताएं सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक शानदार तेजी दिखाई थी मई सीरीज में। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है लगभग और एक 10 से 15% की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक फ्रेश फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था 64 लेवल्स के आसपास का, उसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 78 के आसपास प्लेस्ड है। सो जिस तरीके से फिलहाल इसकी चाल चल रही है, रोलर डेटा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था। तो यहाँ पर 6350 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 78 के फाइनल टारगेट के लिए। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उतारने की सलाह दी है। सो स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है एंड मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी भी यहाँ पर चेस किया जा सकता है 6350 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये है स्टॉक जिसके लिए इस सीरीज में खरीदारी करें। ये लेवल बराबर आपका टारगेट 10 रुपए ऊपर का है, स्टॉप लॉस 18 रुपए नीचे है। सचिन जी शायद कुछ गड़बड़ है। अनिल जी, मैंने 6350 मेंशन किया है। आई थिंक पीसीआर ने 6350 बराबर। मैं वही सोचा, मैंने कहा 50 रह गया, 63 उड़ गया। ओके, तो 6350 मैं वही सोचा, मैंने कहा ऐसा तो कभी से जिंजी कर ही नहीं सकते। उनका टारगेट होते हैं बड़े बड़े, स्टॉप लॉस होता है छोटा छोटा, तो आज उल्टा कैसे? इसलिए बढ़िया पूछने में क्या जाता है, पूछ लेना चाहिए। ओके, तो 6350 का स्टॉप लॉस, 78 का टारगेट, ये है राय आपके लिए। पालवे साहब सुप्रभात, स्वागत है सर आपका। बताएं क्या पसंद है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बैंकिंग स्पेस से बंधन बैंक हमें लगता है कि जिस तरीके से मई सीरीज में एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे प्राइस एक्शन में बनते हुए दिखा है, बंधन बैंक में यहाँ पे तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। वीकली चार्ट पे भी देखें तो एक अच्छा वी शेप रिकवरी का ब्रेकआउट बना है। हम बंधन बैंक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द सीरीज ये जून सीरीज में अब यहाँ पे 300 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो बंधन बैंक बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 248 के आसपास। तो बंधन बैंक को खरीदें, ये राय है पालिया साहब की तरफ से आती हुई। कुणाल शाह साहब भी हमारे साथ हैं। कुणाल जी एक मिनट, कुणाल जी में चक्कर पड़ जाएगा, कैसे करें? कुणाल शाह साहब और कुणाल सरावगी जी, ये तो मामला सीरियस हो गया। कुणाल जी एक मिनट, फिर कुणाल सरावगी जी, अब ये कंफ्यूजन होगा, कैसे करेंगे सर इसको? कैसे पता चलेगा कुणाल शाह साहब को कि मैं उनको बुला रहा हूँ, आपको कैसे पता? और दोनों साथ साथ बोले तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सरावगी साहब जरा बताइए कैसे मामला कैसे निपटाया जाए? अनिल जी बहुत आसान है। अनिल जी आप कुणाल 1 कुणाल 2 कह सकते हैं। तो अनिल जी मैं पहले आया था, मैं कुणाल 1 हो गया, शाह साहब बाद में आए हैं तो कुणाल 2 हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये फिर अगले शो में आपसे पहले आ गए तो ये 1 हो जाएंगे? सेम फॉर्मूला रहेगा? अनिल जी उसके लिए इनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो संसार में अनिल जी मेरे से पहले आए थे। तो अनिल जी बिल्कुल इन्हें फिर कुणाल 1 कहिएगा नहीं। ओहो, तो हम ये कहें कुणाल सीनियर, कुणाल जूनियर? नहीं, सीनियर जूनियर अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा ऐसा। कुणाल बुजुर्ग, कुणाल जवान, ये ठीक है? हाँ ये ठीक है, ये इसके लिए सब एग्री कर रहे हैं। कुणाल बुजुर्ग, कुणाल, हाँ यंग कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी और गुड मॉर्निंग दीपांशु। आई थिंक इस हिसाब से हमने नेक्स्ट सीरीज में हम प्लेस्ड है। आई थिंक एक सेक्टर में जहाँ पे फोकस करना चाहूँगा वो है पावर। पावर एज अ सेक्टर ने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 1 से 2 महीने की सीरीज में भी। और जो निफ्टी का सीपीएससी का इंडेक्स है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और वहाँ पे उसका ट्रेंड भी काफ़ी पॉजिटिव है, जहाँ पे हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन चार्ट पे क्लियर कट विजिबल है। तो वहीं से मेरा पावर सेक्टर में से जो टॉपिक रहेगा वो है टोरेंट पावर। आप टोरेंट पावर का चार्ट भी देखोगे, स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के फेज में था। रिसेंटली स्टॉक ने लास्ट 3 दिन में आप देखोगे तो अच्छी खासी बाइंग लोअर लेवल से दिखी है। 525, 520 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब भी स्टॉक के लेवल को टच करता है वहां से हम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखते हैं। आप वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनाया है। स्टॉक एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। सो टोरेंट पावर आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 520, 525 आपका सपोर्ट जोन है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे। अपसाइड पे मैं जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट है वो है 600 के और सेकंड टारगेट है 635 के। सो टोरेंट पावर स्पेस में से मेरा सबसे टॉप पिक रहेगा।
600 650 के टारगेट के लिए, 600 और 635 के टारगेट के लिए, 30 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपको टोरेंट पावर में। आइए सिद्धार्थ जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात सर, बताएं पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनिल जी, आपसे आपके वेकेशन से प्रभावित हो गया। दीप भी पिछले हफ्ते वेकेशन में चले गए थे, तो ये वेकेशन बहुत चल रहा है। हेलो, एक मिनट, नहीं मैं ले ही नहीं रहा आपका पिक ऑफ द सीरीज, छोड़ दो, जाने दो। सिद्धार्थ जी, कौन सा वेकेशन, किसका वेकेशन? भाई साहब, सुबह दोपहर भी शो कर रहा हूँ, उसके बाद कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ। लोग रात को आराम से 2-2, 3-3 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन वापस सुबह 5 बजे उठ के शो कर रहा हूँ। काहे का वेकेशन, डबल काम है सर यहाँ पे। रहने दो आपका पिक ऑफ द सीरीज।